आज हमारे सामने ज्योतिष की एक बहुत ही खास शाखा कृष्णमूर्ति पद्धति पर एस.एन. पांडे के कुछ नोट्स हैं। हाँ, केपी ज्योतिष। बिल्कुल। और इन नोट्स का जो पूरा फोकस है ना, वो है पैसा, धन और संपत्ति से जुड़ा भाव, मतलब कुंडली का दूसरा घर। और ये नोट्स बताते हैं कि ये पद्धति कैसे किसी की वित्तीय किस्मत का पूरा खाका खींचती है। और वो भी एक बड़े दिलचस्प सिद्धांत के साथ। इसमें कहा गया है कि किसी भी घर की जो पूरी कहानी है, पूरी स्क्रिप्ट है, हाँ, वो उस घर का कस्पल सब लॉर्ड यानी उपनक्षत्र स्वामी लिखता है। ये सिर्फ ग्रह कहाँ बैठा है उससे कहीं ज्यादा गहरी बात है। तो आज हम इसी स्क्रिप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि केपी ज्योतिष किसी के बैंक बैलेंस की भविष्यवाणी कैसे करता है, और वो कौन से छोटे छोटे नियम हैं जो पूरी कहानी को पलट सकते हैं। चलिए तो फिर इसकी गहराई में उतरते हैं। इन नोट्स में कहा गया है कि किसी भी भाव के कस्पल सबलॉर्ड को समझ लिया तो उस भाव से जुड़ी हर घटना को समझ लिया। ये काम कैसे करता है? देखिए, प्रक्रिया सीधी है, लेकिन इसके जो नतीजे हैं वो बहुत गहरे हैं। हम किसी भी भाव का, मान लीजिए पहले भाव का ही कस्पल सबलॉर्ड यानी सीएसएल पता करते हैं। ठीक है। फिर हम बस ये देखते हैं कि वो सीएसएल ग्रह किस दूसरे ग्रह के नक्षत्र में बैठा हुआ है। उस नक्षत्र के मालिक को हम नक्षत्र लॉर्ड या एनएल कहते हैं। अच्छा, तो ये सीएसएल और एनएल ये दोनों मिलकर कहानी लिखते हैं। बिल्कुल, ये एक टीम की तरह काम करते हैं। मिसाल के तौर पर इन नोट्स में जो पहला चार्ट दिया है उसमें पहले भाव का सीएसएल बृहस्पति है और बृहस्पति का नक्षत्र स्वामी है चंद्रमा। तो यहाँ बृहस्पति और चंद्रमा की जोड़ी है, वो पहले भाव का नतीजा तय करेगी। और यहीं पर एक बहुत ही जरूरी नियम आता है जिसका जिक्र इन नोट्स में बार बार है। टेनेंटेड और अनटेनेंटेड ग्रह का नियम। हाँ, ये क्या है और ये पूरी भविष्यवाणी को कैसे बदल देता है? ये इस पद्धति का शायद सबसे महत्वपूर्ण नियम है। टेनेंटेड ग्रह वो है जिसके नक्षत्र में कोई दूसरा ग्रह बैठा हो, और अनटेनेंटेड वो है जिसके नक्षत्र में कोई भी ग्रह न बैठा हो। और ये छोटा सा फर्क मतलब जमीन आसमान का अंतर पैदा कर देता है। अच्छा, तो क्या हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि टेनेंटेड ग्रह एक मैनेजर की तरह है जो खुद काम नहीं करता बल्कि अपनी टीम से यानी अपने नक्षत्र स्वामी से करवाता है? वाह, बिल्कुल सही एनालॉग है। और सारे परिणाम फिर टीम के काम पर ही निर्भर करते हैं। एकदम। मैनेजर यानी सीएसएल सिर्फ निर्देश देता है, असली काम उसकी टीम यानी एनएल करती है। तो फल भी टीम के काम का ही मिलेगा। अगर सीएसएल टेनेंटेड है तो हम सिर्फ उसके नक्षत्र स्वामी के भावों का ही परिणाम लेंगे, सीएसएल के अपने भावों का नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जो पहला उदाहरण था जहां सीएसएल बृहस्पति है और एनएल चंद्रमा, अगर बृहस्पति टेनेंटेड हुआ तो व्यक्ति को सिर्फ चंद्रमा के दिखाए भाव यानी पांचवें भाव के परिणाम मिलेंगे। एकदम सही। उसे बृहस्पति के अपने भावों मतलब 1, 6 और 10 के परिणाम नहीं मिलेंगे। उसकी पूरी जिंदगी मुख्य रूप से पांचवें घर के इर्द गिर्द घूमेगी। ठीक है, ये तो हुई मैनेजर की बात। लेकिन अगर वो बॉस हो जो खुद भी काम करता हो, मतलब अगर सीएसएल ग्रह अनटेनेंटेड हो तो वो बॉस बन जाता है, बहुत शक्तिशाली। वो एक नक्षत्र की तरह ही काम करने लगता है। अच्छा। हाँ, और ऐसी हालत में हमें बॉस यानी सीएसएल और उसकी टीम यानी एनएल दोनों के काम का फल मिलता है। दूसरे उदाहरण से ये बात शायद और साफ हो जाएगी। यहाँ 11वें भाव का सीएसएल बुध है और उसका नक्षत्र स्वामी सूर्य है। जी, और इस चार्ट में बुध एक अनटेनेंटेड ग्रह है। तो इसका मतलब व्यक्ति को बुध के भाव यानी 6, 8, 11 और सूर्य के भाव यानी 7 और 10 इन दोनों के मिले जुले परिणाम मिलेंगे। बिल्कुल। उसे नौकरी 6, अचानक लाभ 8, इच्छा पूर्ति 11, व्यापार 7 और करियर 10, इन सब का एक कॉकटेल अपनी जिंदगी में देखने को मिलेगा। और अगर बुध टेनेंटेड होता तो उसे सिर्फ सूर्य के भावों मतलब 7 और 10 का ही फल मिलता। ये छोटा सा नियम तो वाकई खेल बदलने वाला है। यही तो इस पद्धति की खूबसूरती है। चलिए अब इस नियम को उस मुद्दे पर लगाकर देखते हैं जिसके लिए हम यहाँ हैं, पैसा, बैंक बैलेंस। हाँ, ये नियम किसी की वित्तीय कहानी को कैसे लिख या बिगाड़ सकता है, ये बहुत दिलचस्प है। तो अगर हम दूसरे घर यानी धन भाव के सीएसएल को देखें तो क्या हम किसी के बैंक बैलेंस का अंदाजा लगा सकते हैं? सटीक अंदाजा लगा सकते हैं। हमें बस ये देखना है कि वो सीएसएल अपने नक्षत्र स्वामी के जरिए किन भावों को दर्शा रहा है। तो सबसे पहले अच्छी खबर, बैंक बैलेंस के लिए सबसे अच्छी स्थिति कौन सी होती है? कौन से भाव हैं जो किसी को अमीर बना सकते हैं? नोट्स के मुताबिक सबसे अच्छी स्थिति
जिसे एक्सीलेंट कहा गया है, वो तब होती है जब दूसरे घर का CSL 11वें घर को दिखाए। 11वां घर, लाभ और इच्छाओं की पूर्ति का घर। हाँ, ये वो भाव है जो कहता है जो चाहोगे वो मिलेगा। इसके अलावा और कौन से भाव अच्छे माने गए हैं? 11वें के बाद दूसरा, छठा और 10वां घर, इनका दिखना भी बैंक बैलेंस के लिए बहुत अच्छा माना गया है। दूसरा घर तो ठीक है, वो खुद धन का है, 10वां करियर का। लेकिन छठा घर तो ज्योतिष में रोग, ऋण और शत्रु का माना जाता है। वो धन के लिए अच्छा कैसे हो सकता है? ये बात थोड़ी विरोधाभासी लगती है। ये बहुत ही अच्छा सवाल है और यहीं पर केपी ज्योतिष का जो सूक्ष्म दृष्टिकोण है वो सामने आता है। अच्छा। धन के संदर्भ में छठा घर नौकरी से मिलने वाली नियमित आय को दिखाता है। ओके। अपनी सेवाएं बेचकर पैसा कमाना, जैसे डॉक्टर या वकील करते हैं, और फाइनेंस या बैंकिंग सेक्टर से मोटा धन कमाना, ये मेहनत से धीरे धीरे जमा होने वाले धन का पक्का संकेत है। अच्छा, तो संदर्भ बदलने से भाव का अर्थ भी बदल जाता है। ये तो ही अच्छी स्थितियों की बात। अब उन स्थितियों पर आते हैं जो शायद कोई अपनी कुंडली में नहीं देखना चाहेगा। हाँ, बैंक बैलेंस के लिए सबसे खराब स्थितियां कौन सी हैं? नोट्स में ये बिल्कुल साफ लिखा है। सबसे खराब बैंक बैलेंस तब होता है जब दूसरे घर का CSL 1, 5, 8 या 12वें घर को दर्शाता है। एक मिनट, ये क्या? पहला घर मतलब व्यक्ति खुद, उसकी पहचान, लग्न को तो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, और आप कह रही हैं कि वही पैसे के मामले में सबसे कमजोर कड़ी है। ये कैसे हो सकता है? इसका ज्योतिषीय तर्क बहुत दिलचस्प है। पहला घर दूसरे घर से 12वां होता है। अच्छा। और ज्योतिष में 12वां घर व्यय या खर्च का होता है। तो पहला घर दूसरे घर के धन को खर्च कर देता है, उसे निगेट कर देता है। तो मतलब पैसा आता है और खुद पर ही खर्च हो जाता है। बिल्कुल। ऐसे इंसान को ये तो अच्छे से पता होता है कि पैसा कैसे बनाना है, लेकिन उसका सारा पैसा अपनी पर्सनालिटी, अपने शरीर या अपने शौक पर ही खर्च हो जाता है। बैंक बैलेंस हमेशा कमजोर रहता है। वाह। और 5वां घर, वो तो रचनात्मकता का है, शेयर बाजार का है, वहां क्या दिक्कत है? वहां भी ऐसा ही एक सिद्धांत काम करता है। 5वां घर छठे घर से 12वां है। मतलब छठे घर के प्रभाव को काटता है। हाँ। छठाटा है नौकरी से धीरे धीरे धन जमा करना, जबकि 5वां घर है अटकले, जोखिम, शेयर बाजार, जहां धन का प्रवाह बहुत अनियमित होता है। वो छठे घर की स्थिरता को भंग कर देता है। मतलब कमाई हो सकती है लेकिन बचत नहीं। कमाने और जमा करने में ये बहुत दिलचस्प अंतर है। बिल्कुल। अब आते हैं 8वें घर पर। यहां तो मुझे सबसे बड़ा विरोधाभास दिख रहा है। नोट्स कहते हैं कि इससे अंडर द टेबल मनी या विरासत से अचानक लाभ हो सकता है। ये तो सुनने में अच्छा लगता है। हाँ, सुनने में अच्छा लगता है। लेकिन फिर भी बैंक बैलेंस खराब, ये कैसे संभव है? आप यूं समझिए कि 8वां घर तिजोरी नहीं बल्कि कैश ड्रॉअर है। कैश ड्रॉअर? हाँ, पैसा आता है और तुरंत किसी दूसरे काम के लिए निकल जाता है। वो अंडर द टेबल हो सकता है, किसी गुप्त निवेश में जा सकता है, या किसी अचानक आए बड़े खर्च को निपटा सकता है। तो वो धन के प्रवाह को दिखाता है, जमा को नहीं। बिल्कुल। इसीलिए बैंक बैलेंस हमेशा कमजोर रहता है, भले ही हाथ में कैश बहुत आता जाता हो। ठीक है, तो हमें ये समझ लिया कि कौन से भाव बैंक बैलेंस बनाते हैं और कौन से बिगाड़ते हैं। लेकिन क्या ये नोट्स ये भी बताते हैं कि पैसा आएगा कहां से? स्रोत क्या होंगे? बिल्कुल। ये इस विश्लेषण का दूसरा और उतना ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे अगर दूसरे घर का CSL तीसरे भाव को दिखाए तो व्यक्ति की कमाई का जरिया होगा कम्युनिकेशन, लेखन, मार्केटिंग, कमीशन या छोटी यात्राएं। कम्युनिकेशन। तो क्या इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आज के जमाने में कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनकर पैसा कमाए? निश्चित रूप से। तीसरा घर सभी तरह के आधुनिक कम्युनिकेशन को भी दर्शाता है, लेकिन क्योंकि ये एक उपचय भाव है, ये मेहनत के बाद आय देता है, इसलिए नोट्स के अनुसार बैंक बैलेंस सामान्य रहता है। और अगर चौथा भाव दिखे तो स्रोत होंगे प्रॉपर्टी, वाहन, मां या भूमि से जुड़े काम, जैसे आर्किटेक्चर, खेती या इंटीरियर डिजाइनिंग। लेकिन चौथा घर सुख सुविधाओं का भी है, तो नोट्स ये भी कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति प्रॉपर्टी या लग्जरी गाड़ियों पर खर्च भी बहुत करेगा। मतलब कमाई और खर्च दोनों एक ही स्रोत से जुड़े होंगे। ये तो बहुत व्यावहारिक बात है। 7वें और 9वें घर के बारे में क्या कहा गया? 7वां भाव सीधे तौर पर व्यापार, पार्टनरशिप या जीवन साथी से धन का संकेत देता है। बैंक बैलेंस ठीक ठाक रहता है। और 9वां भाव पिता, गुरु, टीचिंग, काउंसलिंग, मतलब किसी भी तरह के मार्गदर्शन से धन का संकेत देता है।
पर इसके साथ एक शर्त भी है कि व्यक्ति को नैतिक बना रहना होगा, क्योंकि 9वां घर धर्म और नैतिकता का भी है। और आखिर में 12वां घर, ये तो हमेशा खर्च का घर माना जाता है। यहाँ से धन प्राप्ति कैसे होगी? 12वां घर खर्च का जरूर है, लेकिन ये निवेश, विदेश, अस्पताल या एक्सपोर्ट इंपोर्ट जैसे कामों का भी है, तो व्यक्ति इन क्षेत्रों से कमा सकता है। कोई उदाहरण है आपके पास? हाँ, मैंने एक कुंडली देखी थी जिसमें दूसरे घर का CSL 12वें भाव को दिखा रहा था। वो व्यक्ति एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था, सारी कमाई विदेश से आती थी। तो पैसा तो बहुत होगा? पैसा बहुत था, लेकिन सब का सब स्टॉक मार्केट में निवेश हो जाता था या विदेश यात्राओं पर खर्च हो जाता था। बैंक में लिक्विड कैश लगभग शून्य था। तो ये 12वें घर का सटीक उदाहरण है, पैसा आता है और लग जाता है। बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो केपी ज्योतिष के अनुसार किसी व्यक्ति की वित्तीय स्थिति की पूरी स्क्रिप्ट उसके दूसरे घर के कस्पल सबलॉर्ड और उसके नक्षत्र स्वामी के आपसी रिश्ते में छिपी होती है। ये सिर्फ ग्रहों की स्थिति नहीं है, बल्कि उनके बहुत ही गहरे और सूक्ष्म संबंधों का विश्लेषण है। हाँ, और ये प्रणाली हमें दिखाती है कि कैसे ज्योतिष में एक बहुत छोटा सा बिंदु, जैसे किसी ग्रह का अनटेनेंटेड होना, पूरे जीवन के एक पहलू की कहानी को पूरी तरह से बदल सकता है। इस सतही विश्लेषण से कहीं ज्यादा गहरा है। और ये बताता है कि हर कुंडली अपने आप में एक अनूठी कहानी है, जिसे समझने के लिए नियमों की गहराई में उतरना ही पड़ता है। इन नोट्स को पढ़ने और इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल जरूर मन में उठता है। अगर किसी की कुंडली में दूसरे घर का CSL उन भावों को दिखाता है जो कमजोर बैंक बैलेंस का संकेत देते हैं, जैसे पहला, 5वां, 8वां या 12वां, तो क्या कर्म या वित्तीय अनुशासन या कोई और ज्योतिष्य प्रयास इस पहले से लिखी हुई स्क्रिप्ट को बदलने की क्षमता रखते हैं? ये एक बहुत गहरा सवाल है। हाँ, ये एक ऐसा विचार है जिसे आगे खोजा जा सकता है।